हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 7, जिसका पेपर कोड है 347JZ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 को कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को कराया हुआ है, जिनका पेपर कोड है 347 KA, KB, KC, KD, KE और KF। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनसोल्ड पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, जिसका पेपर कोड है 347JZ। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने यहाँ पर वो विकल्प उत्तरीय प्रश्न करा दिए थे। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, कल की वीडियो में हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के घ तक करा दिया था, यानी कि FeNH3 2CN4 के ज्यामितीय समावयव की संरचना दर्शाइए। यानी कि हमने इस क्वेश्चन तक पार्ट 1 में कर लिया था। आज की वीडियो है पार्ट 2 और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के का से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के का निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। इसमें हमसे वुटज अभिक्रिया पूछी गई है और वुटज फिटिक अभिक्रिया पूछी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो ऐसी अभिक्रिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप फिटिक अभिक्रिया भी लगा लीजिएगा। देखिए, वुटज अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, वुटज फिटिक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया ऐसी है ये अगर आपने एक याद कर ली तो आपको दूसरी अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी मिलती जुलती है। और फ्रेंड्स, मैंने सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3 का ख। तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, समझाइए। जो कि हमसे 2 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 का ग। निम्न में विभेद कीजिए। हमें इनमें विभेद करना है, किसमें? प्रोपेनल एवं प्रोपेनोन में और फिनोल एवं बेंजोइक अम्ल में। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का घ। 2 जल में घुलनशील विटामिनों के नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को बताइए। अब अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 का क। राउल्ट का नियम समझाइए। और हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथीन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mm Hg व 4.5 mm Hg है। तो 51 ग्राम CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और 20 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया है। इसमें 1 मार्क्स का तो हमें राउल्ट का नियम पूछा गया है और देखिए 2 मार्क्स का पूछा गया है न्यूमेरिकल। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बस 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। आप अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4 का ख। 0.10 मोल प्रति लीटर सांद्रता के एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 × 10³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन भी हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया है, तो हम पार्ट 2 में यहाँ तक करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन था ना प्रश्न नंबर 3 का क। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज अभिक्रिया और वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण से इसको समझाना है। तो देखिए, फर्स्ट हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे वोल्टेज अभिक्रिया। आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार लिख कर आना होगा। देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक ये है कि इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर सोडियम के साथ क्रिया होगी। ठीक है, एक तो सोडियम के साथ क्रिया होगी और जो क्रिया होगी वो किसकी उपस्थिति में होगी? तो क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये ट्रिक जो है ना फ्रेंड्स, ये वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया, ये तीनों पर लागू होती है। तो आप चाहे तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज अभिक्रिया होगी, फिटिक अभिक्रिया होगी, वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सोडियम के साथ क्रिया करानी है और किसकी उपस्थिति में करानी है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड। अब बात करते हैं एल्किल की। तो एल्किल क्या होते हैं? एल्किल होते हैं हमारे R,
इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, CH3 C2H5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं एल्किल। और बात करें हैलाइड की, हैलाइड यानी कि हेलोजन ग्रुप, तो वो क्या होते हैं, हैलाइड होते हैं हमारे FCl Br यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हमारे हेलोजन ग्रुप, ये होता है हेलोजन ग्रुप, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको अच्छे से पता रखनी है, आपको पता होनी चाहिए कि हेलोजन ग्रुप क्या होता है, FCl Br। और देखिए यहाँ पर पूछा गया, बोला गया एल्किल, एल्किल यानी कि R, आप इसकी जगह CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमसे एल्किल पूछा गया। और देखिए एक आता है एरिल, एरिल, यहाँ पर देखिए एक हमसे बोला जाता है एरिल। तो एरिल क्या होता है, एरिल होती है बेंजीन रिंग, क्या होती है, एरिल होती है बेंजीन रिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर यानी कि एल्किल, एल्किल क्या होता है, CH3 C2H5। और बात करें एरिल की, तो एरिल क्या होती है, एरिल होती है बेंजीन रिंग। और हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, FCl Br, ये हमारे हेलोजन ग्रुप होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब लिखते हैं फुटज अभिक्रिया। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दोनों, हमें यहाँ पर क्या लेने हैं, हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड के दोनों लेने हैं। तो एल्किल हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेंगे CH3। और बात करते हैं हैलाइड की, तो हैलाइड हम यहाँ से F उठा सकते हैं, Cl उठा सकते हैं, Br उठा सकते हैं, I उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे Cl, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एल्किल हैलाइड, ये बन गया एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड के हमें यहाँ पर दोनों लेने हैं, तो CH3Cl प्लस CH3Cl। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। CH3 को क्या बोलेंगे, CH3 को बोलेंगे मैथिल, मैथिल, मैथिल क्लोराइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, मैथिल क्लोराइड की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे। और ये जो क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में होगी, ये क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर एल्केन, एल्केन बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर एल्केन बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि CH3। अब हम यहाँ से CH3 उठाएंगे, यहाँ से CH3, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका क्या नाम है, इस नाम है एथेन। क्या नाम है फ्रेंड्स इसका, इसका नाम है एथेन, या आप चाहे तो इसको C2H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए यहाँ से CH3 निकल गया, यहाँ से CH3 निकल गया, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर Cl बचा और यहाँ पर Cl, और 2 Na यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड 2NaCl, ठीक है फ्रेंड्स। ये है L। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगली हमारी वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड के, देखिए मैंने अभी आपको बताया एल्किल क्या होता है, एल्किल होता है हमारा CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। और बात करें एरिल की, तो एरिल क्या होता है, एरिल होती है हमारी बेंजीन रिंग, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और हैलाइड, हैलाइड यानी कि हेलोजन ग्रुप क्या होता है, FCl Br। तो हमें यहाँ पर बोला गया है जब एल्किल हैलाइड, तो पहले हम लेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड हमने ले लिया CH3Cl, तो इसका नाम क्या है, तो CH3Cl इसका नाम है मैथिल, मैथिल, मैथिल क्लोराइड, इसका नाम है हमारा मैथिल क्लोराइड। और हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक अणु एरिल हैलाइड का, यानी कि बेंजीन रिंग, एरिल यानी कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर क्या Cl, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब हमने यहाँ पर एक अणु एल्किल हैलाइड का ले लिया, एक अणु ले लिया हमने यहाँ पर एरिल हैलाइड का। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि वोल्टेज अभिक्रिया होगी, वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया हो गई, और फिटिक अभिक्रिया इसमें सोडियम धातु के साथ क्रिया होगी, और किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा टालुइन। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, टालुइन। अब देखिए ये है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये है CH3, तो ये क्या है, ये है टालुइन। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी टालुइन, टालुइन, ठीक है, ये है टालुइन। अब देखिए क्या क्या बचता है, एक तो बचता है 2Na, एक बचता है Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2NaCl,
यानी कि सोडियम क्लोराइड। और फ्रेंड्स एक बात और देखिए, जब भी आप ये अभिक्रिया लिखें ना तो आप इनके नीचे नाम जरूर मेंशन करना, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इसके नीचे नाम नहीं मेंशन करा होगा ना तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का खा है, ये हमसे पूछा गया है तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, समझाइए। तो देखिए यहाँ पर तुल्य लिखा है, वैसे समतुल्य भी लिखा आता है। समतुल्य आणविक भार की जगह अणुभार, समतुल्य अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, समझाइए। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोजनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, क्योंकि अल्कोहल अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में क्या होते हैं, अधिक विलय होते हैं, क्योंकि अल्कोहल अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एच बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका आंसर है। अब देखिए हम जानते हैं जल में जो विलयता होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है हमारी हाइड्रोजन बंध पर। यानी कि जल में विलयता किस पर निर्भर होगी? तो जल में विलयता हमारी निर्भर किस पर होगी? ये होगी हाइड्रोजन बंध पर, यानी कि एच बंध पर। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लेंगे यहाँ पर CH3 CH2 CH3। हमने यहाँ पर एक यौगिक ले लिया CH3 CH2 CH3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम इसका? इसका नाम है प्रोपेन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके समतुल्य अणुभार वाले अल्कोहल को लेंगे। क्या ले लेंगे? हम इसके समतुल्य अणुभार वाले अल्कोहल को लेंगे। ये एग्जाम्पल है। आप चाहे तो क्वेश्चन को इतना भी लिख कर आ सकते हैं, या एग्जाम्पल लिखो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए CH3 CH2 CH3 ये क्या है? ये प्रोपेन है। अब हम क्या करेंगे, इसके समतुल्य अणुभार वाले अल्कोहल को लेंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 OH। तो ये क्या है? ये है प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या कराएंगे, अब हम इस प्रोपेन की जल के साथ क्रिया कराएंगे। देखिए CH3 CH2 CH3 यानी कि जल OH। तो देखिए जब हम यहाँ पर जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी H बंध नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हमारा H बंध नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा, जब हमने यहाँ पर प्रोपेन की जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कोई H बंध नहीं होगा, क्योंकि H बंध के लिए क्या होता है, हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं वो वैद्युत ऋणात्मक से लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? H बंध के लिए जो हमारा हाइड्रोजन है वो वैद्युत ऋणात्मक से लगा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन विद्युत ऋणात्मक, कार्बन क्या होता है, कार्बन विद्युत ऋणात्मक नहीं होती है। जब यहाँ पर क्या होता है, H बंध नहीं है तो इसकी जल में विलयता कम होगी। क्या होगी? इसकी जल में विलयता क्या होगी? कम होती है। तो ये क्या होगा, ये जल में विलय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, H बंध नहीं है तो ये जल में विलय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हाइड्रोकार्बन लिया था हमने। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, हम यहाँ पर करेंगे प्रोपेनॉल के साथ CH3 CH2 OH। तो जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H बंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा हमारा H बंध, H बॉन्ड होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण प्रोपेनॉल क्या होगा, जल में विलय होगा। तो यहाँ पर प्रोपेनॉल क्या होगा, जल में विलय होगा। यहाँ पर प्रोपेनॉल जल में विलय होगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल क्या होता है, वो जल में अधिक विलय होते हैं, क्योंकि अल्कोहल अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। और जल की जो विलयता होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है H बंध के साथ, यानी कि हाइड्रोजन बंध के साथ। तो हमने यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन लिया था CH3 CH2 CH3 जिसका नाम है प्रोपेन। अब हमने इसके समतुल्य अणुभार वाला क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, यानी कि CH3 CH2 OH। अब हमने क्या कराई है,
अब हमने ये जो हाइड्रोकार्बन लिया था ना, यहाँ पर इसकी हमने जल के साथ क्रिया कराई है। तो जल के साथ क्रिया कराएंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जल में विलय नहीं होगा। ये जल में विलय क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर H बंध नहीं है। और H बंध क्यों नहीं है, H बंध इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो वैद्युत ऋणात्मक से लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन लगे हैं। और कार्बन क्या है, कार्बन वैद्युत ऋणात्मक नहीं होता है। क्या होता है, कार्बन जो होता है वैद्युत ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर H बंध नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए जल में विलय नहीं है। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या करेगा, प्रोपेनॉल यहाँ पर H बंध है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोपेनॉल जल में विलय होगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3 का ग, निम्न में विभेद कीजिए। फर्स्ट हमसे इसमें पूछा गया है प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉन, और सेकंड पूछा गया है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल। तो देखिए हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉन। तो देखिए प्रोपेनॉल ये क्या होता है, ये होता है CH3 CH2 CHO। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोपेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3 CH2 CHO। और बात करें प्रोपेनॉन की तो इसका होता है CH3 CO CH3। अब इसमें मुख्य विभेद उनके कार्यात्मक समूह के कारण होता है। किसमें होता है, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन में मुख्य विभेद उनके कार्यात्मक समूह के कारण होता है। और प्रोपेनॉल क्या होता है, एक एल्डिहाइड है, और प्रोपेनॉन क्या होता है, एक कीटोन है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो हमारा प्रोपेनॉल है वो क्या है, ये एक एल्डिहाइड है, और प्रोपेनॉन ये क्या है, ये हमारा कीटोन है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए हमें इसमें विभेद करना था ना प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन में, तो हम करेंगे टॉलन परीक्षण किसके साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर टॉलन परीक्षण से इसमें विभेद बताएंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रोपेनॉल और एक साइड डालेंगे प्रोपेनॉन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह परीक्षण देती है एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति के कारण यह टॉलेंस अभिकर्मक को अपचयित करके परखनली की आंतरिक सतह पर एक चमकदार रजत दर्पण बनाता है। क्या होता है प्रोपेनॉल में, यह परीक्षण देती है एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति के कारण यह टॉलेंस अभिकर्मक को अपचयित करके परखनली की आंतरिक सतह पर एक चमकदार रजत दर्पण बनाता है। और देखिए बात करें प्रोपेनॉन की तो यह परीक्षण नहीं देता है क्योंकि कीटोन समूह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो ये हमारे इन दोनों के बीच में विभेद है। अब देखिए अगला हमसे इसमें पूछा गया था फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड लिखेंगे फिनॉल और एक साइड लिख देंगे बेंजोइक अम्ल। तो देखिए अब हम इसमें विभेद करेंगे अम्लीय प्रकृति से। तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल दुर्बल अम्ल है, और बेंजोइक अम्ल क्या है, ये फिनॉल से प्रबल अम्ल है। तो अम्लीय प्रकृति के हमने यहाँ पर विभेद कर दिया कि फिनॉल क्या है, दुर्बल अम्ल है, और बेंजोइक अम्ल क्या है, फिनॉल से प्रबल अम्ल है। अब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण की, यानी कि NaHCO3 के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फिनॉल कोई अभिक्रिया नहीं, यानी कि CO2 गैस नहीं निकलती, क्योंकि यह क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल है। और बेंजोइक अम्ल क्या है, तीव्र CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ अभिक्रिया करती है प्रबल अम्ल होने के कारण। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3 का घ। इसमें हमसे पूछा गया है 2 जल में घुलनशील विटामिनों के नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को बताइए। तो हमें यहाँ पर 2 जल में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखने होंगे और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विटामिन B1 और विटामिन C 2 प्रमुख जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B1 और विटामिन C 2 प्रमुख जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। क्या होता है, विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए, ये देखिए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली MCQ में कई बार पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, B, C, A, D, E, K कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ये 2 ही ऐसे घुलनशील विटामिन है, B और C। और जो वसा में घुलनशील है वो कौन कौन से, A, D, E, K। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कई बार हमसे इसकी कमी से होने वाले रोग से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है स्कर्वी। और बात करें विटामिन B की कमी से होने वाला रोग की, तो विटामिन B की कमी से होने वाला रोग है बेरी। कौन सा रोग है विटामिन B की कमी से, बेरी। और विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विटामिन C का जो हमारा रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन B का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला है हमारा, तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 का पार्ट है राउल्ट का नियम समझाइए, जो कि हमसे डायरेक्टली 1 मार्क्स का पूछा गया है क्वेश्चन।
यानी कि ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया, जिसमें 1 मार्क्स का पूछा गया राउल्ट का नियम समझाइए, और दूसरा हमसे 2 मार्क्स का पूछा गया है न्यूमेरिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 3 चैप्टर में ही कुल मिलाकर न्यूमेरिकल्स है, और यही हमारे घुमा फिरा कर यही पूछता है एग्जामिनर। तो अगर आप चाहते हैं आप न्यूमेरिकल्स की वीडियो आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि आपने अभी तक बुक भी उठाकर नहीं देखी है, तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं ना, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर बस आपने अब वो तैयार कर लिया ना, क्योंकि अब लास्ट के 45 डेज रह रहे हैं, अगर आपने उनको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अभी भी टाइम है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जामिनर के टीचर ने बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को ही मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, यानी कि इनको अच्छे से तैयार करके इनका बस रिवीजन करना है। अगर आपने बस इतना काम कर लिया ना, तो आपके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर राउल्ट का नियम, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे राउल्ट का नियम। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घुलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है राउल्ट के नियम में, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घुलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये क्या है, ये कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है, और इस विलयन में क्या है, पानी घुला हुआ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर से कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, मतलब यहाँ पर कमी आ जाएगी। तो ये कमी किसके बराबर होगी, ये होगी विलय के मोल प्रभाज के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सूत्र हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है विलय का मोल प्रभाज, इसलिए यहाँ पर स्मॉल n आया है। अगर बोलता विलायक का मोल प्रभाज, तो यहाँ पर आता कैपिटल N, और यहाँ पर कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बोला गया है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा सूत्र है इसका। और यहाँ पर हमने जो P0 क्या है, P0 है विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है, और स्मॉल n क्या है, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, और कैपिटल N है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसमें पूछा गया है न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म यानी कि CH Cl3 और डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg और 4.5 mmHg है। ठीक है, हमसे इतनी बात बोली गई है। और यहाँ पर बोला गया 51 ग्राम CH3Cl यानी कि क्लोरोफॉर्म और 20 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो जो वैल्यू दी गई है हम पहले वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर दिया गया है 298 पर क्लोरोफॉर्म व डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब। हमें यहाँ पर इनके वाष्प दाब दिए गए हैं, क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब यानी कि P0, ये क्या दिया गया है P0 CH Cl3 यानी कि हमें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का जो वाष्प दाब दिया गया है, कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 200 mmHg। और हमें यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प दाब कितना दिया गया है, तो ये दिया गया हमें P0 बराबर CH2Cl2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये कितना है, ये दिया गया हमें 4.5 mmHg। ठीक है, ये दो बात हमें दी गई है। देखिए आप चाहे तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला है 298 पर क्लोरोफॉर्म व डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब क्रमशः, हमें यहाँ पर वाष्प दाब दिए गए हैं दोनों के, और हमसे पूछा गया है विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है, और हमें यहाँ पर CH Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म का भार दिया गया, और हमें यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन का भार दिया गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विलयन का कुल वाष्प दाब। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलयन का कुल वाष्प दाब,
तो विलेन का कुल वाष्प दाब क्या है, ये है PS। क्या है फ्रेंड्स, विलेन का वाष्प दाब होता है PS। और देखिए ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये निकालने का फॉर्मूला है PS बराबर P0 CHCl3। अब इसका क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब और क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज प्लस किसके बराबर हो जाएगा, प्लस होगा डाइक्लोरोमीथेन का वाष्प दाब और डाइक्लोरोमीथेन का मोल प्रभाज के। तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, लेकिन हमें अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर मोल प्रभाज। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे क्लोरोफॉर्म का अलग मोल प्रभाज और डाइक्लोरोमीथेन का अलग मोल प्रभाज निकालेंगे। और हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है भार। तो चलिए देखते हैं, भार दिया गया है क्लोरोफॉर्म का 51 ग्राम। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लोरोफॉर्म का 51 ग्राम और हमारा डाइक्लोरोमीथेन का 20 ग्राम। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हमें और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का भार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे WCHCl3। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 51 ग्राम। ठीक है, 51 ग्राम दिया गया है। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का अणुभार। तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार कैसे निकालेंगे, तो देखिए अणुभार किसका निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म का, यानी कि MCHCl3। तो वो देखिए वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। और बात करें क्लोरीन का, क्लोरीन का होता है 35.5, लेकिन यहाँ पर है क्लोरीन 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हम यहाँ पर करेंगे 35.5 गुणा 3। तो जब हम यहाँ पर 35.5 गुणा 3 करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम 12 प्लस 3 करेंगे, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 11 9 यानी कि 119.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्लोरोफॉर्म का भार। ठीक है, वो 51 ग्राम दिया गया है, तो हमने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकाल लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर N निकालेंगे, यानी कि क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या, तो वो निकालेंगे हम क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या, यानी कि MCHCl3 बराबर किसके हो जाएगा, WCHCl3 अपॉन MCHCl3 के। ठीक है, ये काम क्यों कर रहे हैं, ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है विलेन का कुल वाष्प दाब, जिसमें हमें P0 CHCl3 दिया गया है, ये दिया गया है, लेकिन हमें इनके मोल प्रभाज निकालने होंगे। तो मोल प्रभाज इसी प्रकार निकलेंगे। तो देखिए ये कितना था, इसकी वैल्यू थी 51 और इसकी वैल्यू कितनी है 119.5। तो देखिए जब हम इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.427 मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डाइक्लोरोमीथेन का। उसका जो भार दिया गया हमें CH2Cl2, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया हमें 20 ग्राम दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका भी निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार CH2Cl2। ठीक है, तो देखिए कार्बन का हम सभी जानते हैं, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो 2 गुणे 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब यहाँ पर है Cl2, तो इसकी गुणा 2 से हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 85 ग्राम प्रति मोल। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डाइक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालेंगे NCH2Cl2 बराबर किसके हो जाएगा, WCH2Cl2 अपॉन में MCH2Cl2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना होगा, ये होगा 20 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 0.235 मोल।
तो देखिए यहाँ पर क्या क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर आ गया है क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या निकल कर आ गई है और डाइक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या निकल कर आ गई है। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज? तो क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज। अब देखिए इसको प्रदर्शित करते हैं काई से, तो CHCl3, ठीक है। तो जिसका मोल प्रभाज निकलता है उसके मोलों की संख्या क्या होती है? ऊपर आती है, तो CHCl3 NClCH3 CHCl3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, अपॉन में इसके मोलों की संख्या यानी कि क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या और डाइक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या को जोड़ा जाता है, तो NCHCl3 प्लस NCH2Cl2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 0, इसकी वैल्यू आई थी 0.427। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.427 मोल, तो 0.427 अपॉन में ये क्या था 0.427 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई थी 0.235। तो यानी कि कितना आ जाएगा 0.427 भाग 0.662। तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 0.0645। अब देखिए मोल प्रभाज का क्या होता है, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का निकाल लिया मोल प्रभाज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे डाइक्लोरोमीथेन का मोल प्रभाज। तो इसका कैसे निकालेंगे हम, CH2Cl2। तो हम क्या करेंगे, एक में से माइनस कर देंगे किसका, क्लोरोफॉर्म का, तो हमारा यहाँ पर किसका निकल कर आ जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन का निकल कर आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.645, तो एक में से जब ये जाएगा तो कितनी आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.355। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज निकल कर आ गया और डाइक्लोरोमीथेन का मोल प्रभाज निकल कर आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी ये वैल्यूज हम क्या कर देंगे, सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था हमारा ये। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PS हमें निकालना है, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या है, PS है, ठीक है। अब हमें ये कितना दिया गया था, P0 CHCl3, ये कितना दिया गया था फ्रेंड्स, यानी कि विलायक का वाष्प दाब, तो ये हमें दिया गया था CHCl3, ये दिया गया था हमें 200 mmHg। और हमारा जो इसका क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज निकल कर आया, ये निकल कर आया 0.645। अब प्लस कर देंगे, यहाँ पर है P0 CH2Cl2, तो ये कितना आया था, ये दिया था हमें 4.5 mmHg। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मोल प्रभाज बताना है। तो इसका मोल प्रभाज आया था 0.355। तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 129 प्लस, और इसकी गुणा इसमें करेंगे आ जाएगा 1.6, यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 130.6 mmHg। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स ये वैसे तो बहुत आसान है, बस इसकी थोड़ी कैलकुलेशन में ही है। तो अगर आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का खा। 0.10 मोल प्रति लीटर सांता के एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 गुणा 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सांद्रता कितनी दी गई है, तो जो दिया गया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर दिया गया है सांद्रता, सांद्रता यानी कि सी कितनी दी गई है, तो ये दी गई है हमें 0.10 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और बात करें प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि आर, ये कितना दिया गया है, प्रतिरोध आर दिया गया हमें 6.5 गुणा 10⁻³ ओम। ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है इसका व्यास, व्यास यानी कि डी। तो जो हमें दिया गया हम बस वही लिखते जा रहे हैं। व्यास यानी कि डी कितना दिया गया है,
1 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम व्यास से त्रिज्या निकाल सकते हैं। और हम सभी जानते हैं त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या यानी कि r, ये होता है व्यास d/2 यानी कि व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है 1, 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। अब देखिए आगे और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है लंबाई। लंबाई कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर। तो L कितनी दी गई है, ये दी गई है 50 सेंटीमीटर। तो बस जो जो हमें दिया गया हमने वही लिखा है। अब देखिए हमें इसमें पूछा गया प्रतिरोधकता बताइए, चालकता बताइए और मोलर चालकता बताइए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रतिरोधकता निकालेंगे। ठीक है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी कि रो, इसको बोलेंगे रो। ये पी नहीं है, ये ऐसे पी को ऐसे बना के घुमावदार है। ठीक है, तो रो बराबर होता है RA/L। तो हमें यहाँ पर R भी दिया गया है, L भी दिया गया है, लेकिन A क्या होता है, A यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ चाहे तो यहाँ पर A बराबर πr² से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर R की वैल्यू निकाल ली थी। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर रो इजिकल टू R गुणे पाई गुणे R गुणे R बटे में L। तो देखिए यहाँ पर R की वैल्यू कितनी दी गई थी, तो ये दी गई थी हमें 6.5 गुणा 10⁻3। ठीक है, 6.5 गुणा 10⁻3। और पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं कितनी होती है, 3.14। और बात करें R, तो R की कितनी है, 0.5 का स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, और L कितना दिया गया है, L दिया गया है हमें 50। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 6.5 गुणा 10⁻3 गुणा 3.14 और यहाँ पर 0.5 तो 0.5 गुणे 0.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए भाग 50। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी, यहाँ पर एक पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गए 3 0। तो देखिए ये 3 0 हम इस 10⁻3 से भी तो काट सकते हैं ना, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ये 5 है, ये 5 इससे कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचा है 6.5 गुणा 3.14 गुणा 5, यानी कि कितना आ गया, जब हम इन तीनों की गुणा आपस में करेंगे ये आ जाएगा 102.05 ओम सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम पॉइंट ला देंगे यहाँ पर 1 2। तो हम 2 जब हम आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.0205 10⁻2 ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या निकल कर आ गई, ये तो हमारी प्रतिरोधकता निकल कर आ गई है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अब निकालेंगे हम चालकता। तो सेकंड निकालना है हमें चालकता, चालकता। और चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। ठीक है, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/ρ, यानी कि चालकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे प्रतिरोधकता के। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे 102.05। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो हम यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कप्पा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे 0.009799। और इसका मात्रक की बात करें ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या देखिए आप चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कप्पा इजिकल टू 0.009799 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। या हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कप्पा इजिकल टू 9.799 गुणा 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे ये 3 आंसर है, क्योंकि देखिए आपको इसका मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसका चालकता का क्या होता है, और देखिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। और देखिए तो इसके ये 3 आंसर में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। अब देखिए अब हमें निकालनी है मोलर चालकता, यानी कि थर्ड मोलर चालकता। मोलर चालकता,
मोलर चालकता, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं या देखिए ऐसे लैम्डा m से, या हम चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा लैम्डा m इज इक्वल टू के, कप्पा कप्पा का जो होता है साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, इसका होता है सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर, अपॉन में C यानी कि सांद्रता, इसका होता है मोल प्रति लीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कप्पा की वैल्यू रख देंगे, तो 0.00799 गुणा 1000 भाग सांद्रता कितनी दी गई थी, सांद्रता दी गई थी 0.10 मोल प्रति लीटर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये हटाएंगे, ये है 2 डिजिट से पहले पॉइंट और ये कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, तो देखिए तो ये है 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम ये हटाएंगे तो हम यहाँ पर 6 0 लगा देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 2 ये हटाएंगे तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, यानी कि इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, 1 0 ये 1 0 ये बची। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा 9799 भाग 10 गुणा 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 9799 भाग 100, यानी कि हम चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 97.99 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।